Hello friends, myself Salu Vishwakarma. I read in class 12th A Bio Group. My school name is Holy Cross Convent Higher Secondary School, Ambikapur, Sarguja, छत्तीसगढ़. My group name is Albert Einstein and मेरे आज का टॉपिक है उत्प्रेरक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिसिस. इससे पहले मेरा फर्स्ट टॉपिक था वो था अर्ध आयु काल की गणना, और आज का टॉपिक है उत्प्रेरक, जिसमें हम पढ़ेंगे कि उत्प्रेरक क्या होता है. हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक है उत्प्रेरण. उत्प्रेरण होता क्या है पहले हम इसको देख लेते हैं. तो उत्प्रेरण तो पहले हम देखते हैं बर्जीलियस के अनुसार. बर्जीलियस तो बर्जीलियस का कहना था कि उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में शामिल हुए बिना ही अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देते हैं. लेकिन ऑस्टवाल्ट के अनुसार क्या था. ऑस्टवाल्ट के अनुसार क्या था. ऑस्टवाल्ट का कहना था कि उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं में रासायनिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं, ना ही अपने भार में कोई परिवर्तन लाते हैं और ना ही रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन लाते हैं. जैसे मैंने पहले बताया था कि बर्जीलियस के अनुसार उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देते हैं. और ऑस्टवाल्ट के अनुसार क्या था कि उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं की भार में या रासायनिक संगठन की दृष्टि से अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करते. उन्हीं को उत्प्रेरक कहते हैं. और उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही अभिक्रिया की दर में जो परिवर्तन आते हैं उसी को हम लोग उत्प्रेरण कहते हैं. तो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोरेट का. तो जब हम पोटेशियम क्लोरेट यहाँ पे जब हम पोटेशियम क्लोरेट को अकेले ही गर्म करते हैं तो हमें ये अभिक्रिया जो है वो बहुत मंद गति से होती है जब अकेले गर्म करते हैं. लेकिन जब इस अभिक्रिया को हम मैग्नीज ऑक्साइड की अल्प मात्रा की उपस्थिति में ही कराते हैं तो यह अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है और हमें पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है. तो इसमें क्या हो रहा है कि इस उत्प्रेरक की उपस्थिति की वजह से अभिक्रिया की दर क्या हो रही है, वो बढ़ जा रही है. तो यहाँ पे जो उत्प्रेरक है मैग्नीज ऑक्साइड, वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य कर रहा है. तो ये क्या हो जाता है हमारा धनात्मक उत्प्रेरक. एक और एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रोजन पराऑक्साइड. तो जब हम हाइड्रोजन पराऑक्साइड को नॉर्मली गर्म करते हैं तो हमें जल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है. लेकिन जब यह अभिक्रिया हम फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में कराते हैं तो यह अभिक्रिया मंद हो जाती है, बहुत धीमी गति से होने लगती है. तो यहाँ पे जो फॉस्फोरिक एसिड है वो अभिक्रिया की दर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है. तो यहाँ पे ये जो अभिक्रिया की दर को कम कर रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक. यहाँ पे फर्स्ट में था धनात्मक उत्प्रेरक और यहाँ पे था ऋणात्मक उत्प्रेरक. तो अब हम देखते हैं कि जो उत्प्रेरक है उसका वर्गीकरण. तो उत्प्रेरक का वर्गीकरण देखते हैं हम कि ये कितने वर्गों में उत्प्रेरक को बांटा गया है. उत्प्रेरक का वर्गीकरण.
उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? धनात्मक, जिसे हमने अभी देखा। धनात्मक उत्प्रेरक। सेकंड क्या होता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। और थर्ड क्या होता है? स्व उत्प्रेरक। और चौथा क्या है? प्रेरित उत्प्रेरक। तो हमने धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक को देख लिया है। तो एक बार इसको और बता देते हैं कि धनात्मक उत्प्रेरक होता क्या है। तो धनात्मक उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक होता है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करता है। जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि जब इसको हम अकेले ही गर्म कर रहे थे तो यह अभिक्रिया क्या थी? बहुत मंद गति से हो रही थी। लेकिन जब इसे हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो यह अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होने लगती है। यानी यहाँ पे जो उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। यहाँ पे धनात्मक उत्प्रेरक का एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हैबर विधि। तो हैबर विधि में क्या होता है? हैबर विधि में क्या होता है? जब हम आयरन यहाँ पे क्या चीज का कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक का यहाँ पे आयरन कार्य कर रहा है। तो जब हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी यहाँ पे जब आयरन की उपस्थिति में हम यह अभिक्रिया कराते हैं तो यह अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो यहाँ पे यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आयरन क्या हो जाएगा? धनात्मक उत्प्रेरक। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है, इसमें क्या है कि जब हम सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो हमें यहाँ पे तो यह अभिक्रिया क्या होती है? बहुत मंद गति से होती है। यहाँ पे जब हम सल्फर डाइऑक्साइड का अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से हम कराते हैं तो ये बहुत अभिक्रिया मंद गति से होती है। लेकिन जब इसमें हम प्लेटिनम उत्प्रेरक है उसकी उपस्थिति में यह करा रहे हैं हम, तो ये बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया होती है और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब देखते हैं हम ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक को, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, तो उसको फिर से देख लेते हैं कि जब यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड था उसको जब हम लोग सिंपली ऐसे जब गर्म करते हैं तो हमें जल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। लेकिन जब यहाँ पे उत्प्रेरक हम लोग का फॉस्फोरिक एसिड है उसकी उपस्थिति में जब यह अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या करता है? अभिक्रिया की दर को घटा देता है। अभिक्रिया की दर को घटाता है, इसलिए हमें इसको ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, जिसे हम मंदक भी कहते हैं। जैसे कि हम ऋणात्मक उत्प्रेरक का एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जब हम यहाँ पे CHCl3 का भी को O2, जब हम CHCl3 में क्या करते हैं? ऑक्सीजन से इसका विघटन कराते हैं तो यह अभिक्रिया क्या होती है? बहुत ही तीव्र गति से होती है और हमें Cl
2 हमें प्राप्त होता है और क्या होता है HCl। लेकिन जब हम इस यहाँ पे एथिल अल्कोहल को मिलाते हैं तो यह अभिक्रिया की दर को क्या करता है, घटा देता है और यह अभिक्रिया बहुत मंद गति से होने लगती है। तो यहाँ पे जो C2H5OH है एथिल अल्कोहल, वो किस चीज़ का कार्य कर रहा है, अभिक्रिया की दर को घटाने का कार्य कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक, अब हम देखते हैं थर्ड हमारा क्या है, स्व उत्प्रेरक। तो स्व उत्प्रेरक क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब हमारा उत्पाद बनता है तो वो उत्पाद ही अगर उत्प्रेरक के समान कार्य करने लगे तो उसी घटना को हम स्व उत्प्रेरण कहते हैं। तो इसको हम देख, ये है एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल। ये क्या है, एथिल एसीटेट और ये क्या प्राप्त हुआ हमें, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल और ये क्या है, एथिल अल्कोहल। क्या है, एथिल अल्कोहल। तो जब हम एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराते हैं तो हमें एसिटिक अम्ल और एसिटिक अल्कोहल प्राप्त होता है। जब हम इसका जल अपघटन कराते होते हैं तो यह अभिक्रिया बहुत मंद गति से होती है, धीरे धीरे होती है। तो जब ये धीरे धीरे क्या करती है, जैसे ही वो एसिटिक अम्ल बनाती है, वो धीरे धीरे एसिटिक अम्ल बनाती है, लेकिन एसिटिक अम्ल के बनने के बाद क्या होता है, यह अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होने लगती है। मतलब कि इसके बनते ही ये क्या करता है, अब ये इसके बनने के बाद ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगता है और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। फिर ये अभिक्रिया क्या होती है, बहुत तीव्र गति से होने लगती है और अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे जो एसिटिक अम्ल है वो क्या कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ पे जो बनने वाला, अभिक्रिया के दौरान बनने वाला प्रोडक्ट ही उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है, जिसे हम स्व उत्प्रेरक कहेंगे। तो उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है, तो इसी को हम क्या करते हैं, कहते हैं स्व उत्प्रेरक। हमारा चौथा उत्प्रेरक होता है प्रेरित उत्प्रेरक। इसमें क्या होता है कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक। इसमें जो पहला वाला अभिक्रिया होता है हमारा, वो प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। था कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे तो पहली अभिक्रिया को वो प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जब सोडियम सल्फाइड है वो वायु द्वारा क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है और सोडियम सल्फेट बना रहा है। लेकिन जब हम सोडियम आर्सेनाइड का वायु द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं इसे, तो ये ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। ठीक, लेकिन जब हम सोडियम आर्सेनाइड का सोडियम सल्फेट की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं हम इसको, तो ये ऑक्सीकृत हो जा रहा है। ठीक, यहाँ पे जब हम सोडियम सल्फेट की उपस्थिति में सोडियम आर्सेनाइड का क्या किए, ऑक्सीकृत किए यहाँ पे वायु द्वारा, तो ये ऑक्सीकृत हो जा रहा है और हमें सोडियम सल्फेट और सोडियम आर्सेनाइड मिल रहा है। तो यहाँ पे जो सोडियम सल्फेट है वो इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि ये जो पहली अभिक्रिया है वो दूसरी अभिक्रिया के लिए क्या है, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि उत्प्रेरक का गुण क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो अभिक्रिया होता है उसमें उत्प्रेरक किस चीज का कार्य करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने और घटाने का। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर रहा है, लेकिन अपने में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। ये इसका प्रथम गुण है। और सेकंड क्या है कि उत्प्रेरक की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करती है। जैसा कि हमने पोटेशियम क्लोरेट में पढ़ा था कि उसमें हम जब मैग्नीज ऑक्साइड की अल्प मात्रा ही डालते हैं तो वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे जैसे उदाहरण है इसका 8 लीटर हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए 1 ग्राम प्लेटिनम पर्याप्त होता है इसकी अभिक्रिया को कराने के लिए। थर्ड क्या है, उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। मतलब ये कहने का मतलब क्या है कि जो उत्प्रेरक होता है वो केवल रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने, घटाने और उसमें परिवर्तन का कार्य करता है, लेकिन अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। ठीक। और हमारा चौथा गुण क्या है कि प्रत्येक उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर, मतलब कि जब हम किसी उत्प्रेरक को अभिक्रिया के दौरान लेते हैं तो वो किसी निश्चित ताप पर ही अपना कार्य शुरू करता है। मतलब कि वो किसी निश्चित ताप पर ही वो क्रियाशील हो पाता है और अपना कार्य करता है। इसी क्रियाशीलता को जब उसको दिया जाता है वो क्या, उसके लिए क्या कहलाता है, अनुकूलन। जैसे किसी भी जैसे कोई भी वस्तु होता है तो वहां पे उसको सक्रिय होने के लिए क्या होता है, अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है। तो यहाँ पे उत्प्रेरक के लिए अनुकूल क्या होता है, निश्चित ताप, कि उसे निश्चित ताप मिलेगा तब वो सक्रिय होगा। हमारा पांचवा क्या है गुण, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्पाद की प्रकृति को परिवर्तित नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ पे जो उत्प्रेरक होते हैं वो किसी रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो के फलस्वरूप जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रकृति को परिवर्तित नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 अपवाद स्वरूप ये हैं। फर्स्ट के समय क्या अभिक्रिया है, CH3CH2OH। ये क्या है हमारा एथिल अल्कोहल, क्या है, एथिल अल्कोहल। और जब हम इसको कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एथेनॉल। क्या प्राप्त हो रहा है हमें, एथेनॉल और हाइड्रोजन। तो जब हम इसे एथिल अल्कोहल को जब हम कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, यहाँ पे कॉपर क्या है, उत्प्रेरक है कॉपर। जब इसे हम गर्म करते हैं तो हमें एथेनॉल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा अल्कोहल है और यहाँ पे क्या है हमारा ओल। यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये ऑल, यानी क्या है, यहाँ पे इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या हो जाता है, एसिटैल्डिहाइड। क्या हो जाता है, एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड। तो यहाँ पे ये चेंज कर दे रहा है। और सेकंड क्या है हमारा, CH3CH2OH। यहाँ पे भी एथिल अल्कोहल है। जब हम इसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्सीडेट, तो जब हम गर्म कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, CH2CH2 प्लस H2O। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है, क्या है, एथीन। तो यहाँ पे अल्कोहल था हमारा और वो एथीन में चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है उत्प्रेरक, अब जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसकी प्रकृति को चेंज कर रहा है। यहाँ पे भी प्रकृति को चेंज कर दिया। तो यहाँ पे ये 2 अपवाद स्वरूप थे।
यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक था हमारा उत्प्रेरण, और हमने पहले उत्प्रेरण पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा कि उत्प्रेरण का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण उत्प्रेरक को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो वो 4 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या था, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, थर्ड क्या था, स्व उत्प्रेरक, और फोर्थ था प्रेरित उत्प्रेरक। और हमने अभी पढ़ा उत्प्रेरक के गुण। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म हुआ। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।